सुप्रभात बहनों। कक्षा द्वादश वितान में आज आपका जो चौथा पाठ है एन फ्रैंक डायरी के पन्ने। डायरी जिसे हम दैनंदिनी भी कहते हैं, अर्थात कहने का आशय ये है दिन भर की दिनचर्या को अंकित करना, लिखना ही जो है डायरी है। ये जो पाठ है ये उस समय की है जब जर्मनी में जो है हिटलर शाही ख़त्म हो गई थी। वहाँ पे जो है जर्मनियों ने जो है अपना दबदबा बनाया, तो वहाँ पे जो पहले के लोग थे उनको वहाँ से मार कर भगाया जाता था, पकड़ा जाता था, कैद किया जाता। उन्हीं में से उसी परिवार की एक लड़की है जिसका नाम है एन फ्रैंक। उसने जो है प्रत्येक दिन की दिनचर्या जो है उसमें लिख दी कि उस समय क्या समय चल रहा था, कैसा कार्य हो रहा था, कैसे लोग जीवन यापन कर रहे थे, उस सब का विवरण जो है इसमें लिखा हुआ है। बुधवार 8 जुलाई 1942। प्यारी किटी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद मैं बरसों बीत गए हों। इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बजे थे, हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूँकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नज़र आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई, माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई थी। बुलावा, हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आँखों के आगे तैर गए। हम अपने आप को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे। हम उन्हें हरगिज़ नहीं जाने देंगे। मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाज़ा मत खोलो मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास। हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर, कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपनी थैले में
एक डायरी ठूसी। इसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर क्लीमेन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मीएफ को लिवा ला सकें। मीएफ आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेस, जैकेटों और अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी सी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक कमरा 30 बरस के एक विद्युत मिस्टर गोल्ड सिडमंट को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद हमारे कई इशारों के बावजूद वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मीएफ और जॉन गेज रात 11 बजे आए। मीएफ 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में से थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मीएफ के गहरे बैग में और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। 11:30 बजे थे। खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी ही थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, 3 पैंट, 1 ड्रेस और उसके ऊपर 1 स्कर्ट, 1 जैकेट, 1 बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, 1 कैप, 1 स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें। मार्गरेट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूसती थी और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मीएफ की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मूर्तेज ही एकमात्र जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड स्मिल्ड के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिसरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल।